हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके अभ्यास पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम जो है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर चल रहे थे, जो कि हमारा जीएस का क्वेश्चन था। देखिए, आज हमारे सेशन का है पार्ट 9। पार्ट 8 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। अगर आप एसएससी जीडी 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, हम जीएस का पार्ट लेकर चल रहे थे। पार्ट 8 तक हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे सेशन का है पार्ट 9। तो फटाफट से करते हैं हम अपने सेशन को स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेत्र दोष को लेजी आई कहा जाता है? तो लेजी आई के नाम से जो है ये हमारा एम्ब्लियोपिया जाना जाता है। हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, एम्ब्लियोपिया जो है ये क्या है? तो ये लेजी आई है, यानी कि मंद दृष्टि जो है, मंद दृष्टि दोष जो होता है वो हम एम्ब्लियोपिया को कहते हैं। अगर हम बात करें निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष को जो है वो हम मायोपिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में ऐसे ही शब्द का उपयोग किया जाता है कि आप जो है वो क्वेश्चंस ना कर पाओ। देखो, लेजी आई जो है वो एम्ब्लियोपिया को कहा जाता है, जिसे हम मंद दृष्टि दोष भी कहते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को जो है वो हम मायोपिया कहते हैं। उसके बाद आता है दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। और अगर पूछे कि जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष को जो है हम वो प्रेस बायोपिया कहते हैं। हमारा ये वाला जो है इसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। देखिए, ऐसे ऐसे वर्ड का यूज़ किया जाता है, तो ये सारे जो है मैंने बताए वर्ड वो सारे ध्यान रखिएगा। वैसे इसका करेक्ट आंसर हमारा लेजी आई का जो है वो एम्ब्लियोपिया था। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? देखिए, पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो हमारा 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, जो कि हमारा जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। देखिए, अगर पूछे, ये तो हो गया दिसंबर 1929, ये डेट ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी हमारा लाहौर अधिवेशन में। अगर पूछे कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ, तो वो हमारा लाहौर में हुआ था, जो कि 1929 में हुई। उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार यानी कि यूनाइटेड नेशन अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो देखिए, एकमात्र भारतीय ये हमारे हो जाते हैं बाबा आमटा। हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर पूछें कि बाबा आमटा का मतलब जो फुल नेम होता है वो क्या है, तो उनका नेम जो है वो है हमारा मुरलीधर देवीदास आमटे। ध्यान दीजिएगा, मुरलीधर देवीदास आमटे को ही बाबा आमटे के नाम से जाना जाता है। इन्हें 1988 में जो है मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया था। बाबा आमटा जो थे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया था। ईयर ध्यान रखिएगा, नेम ध्यान रखिएगा, बाबा आमटे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी पाई जाती है? तो गारो खासी पर्वत श्रेणी जो है ये हमारा मेघालय में पाया जाता है। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, ये हमने बता दिया मेघालय में पाया जाता है। ये जो है हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग को पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। अगर पूछे कि हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो ये हमारा पूर्वांचल की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और गारो और खासी जो पहाड़ियाँ हैं ये जो है हमारा इसी के अंतर्गत आती है, जो कि हमारा पूर्वांचल की पहाड़ी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है जिसकी ऊंचाई 1493 फीट है? देखिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये हमारा कुंचिकल जलप्रपात हो जाता है, जो कि हमारे कर्नाटक में स्थित है। इसकी हाइट की बात करें तो ये 1493 फीट है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है बरकाना। बरकाना जो है इसकी हाइट 850 है, ध्यान रखिएगा। मीन मुट्टी की हाइट जो है ये हमारा 984 होता है, 984 फीट। अगर थालेयर की बात करें तो इसकी हाइट जो होती है वो हमारा होता है 974। ये हाइट
आपको उतना ध्यान रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाला जो सबसे टॉप पे हमारा रहता है, यानी कि जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो हमारा कुंचिकल जलप्रपात है। आपको इसकी हाइट ध्यान रखनी है, जो कि हमारा 1493 फीट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मयूरभंज छऊ, ध्यान दीजिएगा, मयूरभंज छऊ जो है वो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मयूरभंज छऊ जो है ये हमारे किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये हमारा कर्नाटका का, ध्यान दीजिएगा, हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। कर्नाटका का जो है मयूरभंज छऊ लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इसकी हम बात करें, देखिए ओडिशा, उड़ीसा की अगर लोक नृत्य की बात करें तो ध्यान दीजिएगा ओडिसी हो जाएगा हमारा। राजस्थान का थाल होता है, झोल होता है, ये सारे हमारे राजस्थान से संबंधित हैं। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र जो है ये हमारा महाराष्ट्र में तमाशा हो जाता है इसका लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। तो भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली जो है वो संविधान की प्रस्तावना को किसने कहा था। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। देखिए ये हमें शॉर्ट में इसका आंसर जो है वो ऑप्शंस में हमारे शॉर्ट में रहते हैं के.एम. मुंशी। ध्यान दीजिएगा, इसका हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है के.एम. मुंशी। हमारे क्वेश्चन में यही दिया जाता है के.एम. मुंशी। यहाँ पे हमारा फुल फॉर्म दिया गया है कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। अब देखें भारतीय संविधान की प्रस्तावना को तो ये हो गया कि के.एम. मुंशी जी के द्वारा ये कहा गया था। देखिए संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो सदस्य थे के.एम. मुंशी, इन्होंने ही संविधान की प्रस्तावना को जो है वो संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था। अगर हम वास्तव में देखें, देखिए वास्तव में जो है संविधान की प्रस्तावना से देश की राज व्यवस्था और शासन व्यवस्था का ही पता चलता है। इस वजह से इन्होंने कहा था कि ये जो है हमारा राजनीतिक कुंडली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। देखिए यूनेस्को ने जो है योग को कब शामिल किया गया था, हमारे ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो ऑप्शन बी 2016। 2016 में जो है योग को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। यानी कि अहमद शाह अब्दाली ने किस युद्ध में मराठों को हराया था। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध। ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये 1761 ईस्वी में हुआ था। ईयर ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में जो है वो अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठों को पराजित किया गया था। इस युद्ध में अनेक मराठा सेनापति मारे गए थे, ये हम सभी को पता है। इस दुखद समाचार से आहत पेशवा बालाजी बाजीराव की जो है वो मृत्यु हो गई थी 1761 ईस्वी में ही। तराइन का अगर प्रथम युद्ध पूछे तो 1191 में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा जो है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। ईयर ध्यान रखिएगा। मोहम्मद गौरी और राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है ये हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें ध्यान दीजिएगा जिसमें जो है गौरी की हार हुई थी। अगर बात करें खानवा के युद्ध की, ऑप्शन डी हमारा खानवा के युद्ध की अगर हम बात करें तो ये हमारा 1527 ईस्वी में हुआ था। ईयर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन के साइड से। देखिए खानवा का युद्ध जो है ये 1527 ईस्वी में हुई थी, जिसमें बाबर और राणा सांगा जो कि मेवाड़ के साइड से था, तो इन दोनों के बीच हुई थी, जिसमें राणा सांगा की जो है वो पराजय हो गई थी और इनकी बाबर की जो है वो जीत हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का जो युद्ध है ये हमारा 1764 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा 1764 ईस्वी में हमारा बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये किसके बीच हुआ था, ये अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच। मीर कासिम जो जब बंगाल का नवाब था उसी समय ये बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कि अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था, जिसमें और ये हो गया हमारा
मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हमारा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। ये सारे डेट जो हैं, ये सारे जितने भी ईयर मैंने बताए, ये सारे ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, तिब्बत से निकलने वाली यह कौन सी नदी है जो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती हैं? देखिए, हमारे क्वेश्चन में नॉर्मल सी बात है, ये हम सभी को पता होनी चाहिए। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि तिब्बत से निकलने वाली वह कौन सी नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती हैं। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। अगर पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी जो है वो कौन सी है, तो ये हमारा ब्रह्मपुत्र नदी ही हो जाता है, जो कि हमारे असम राज्य में ज़्यादातर फैला हुआ है। आशा करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।